अपराध विज्ञान की दुनिया में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अपनी जटिलता के कारण समाज को हिला देते हैं। ये कहानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक इसी तरह से जनता का ध्यान आकर्षित किया। एक आदमी जो इस मामले की गहराइयों में उतरा, उसने वह सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उसके पास था, ताकि वह उजागर कर सके जो उसके विचार से दूसरों की नजरों से छूट गया था। जवाबों की तलाश में उसकी दृढ़ता ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम ने अपने निष्कर्षों में कोई गंभीर गलती की हो? वेलेंसिया प्रांत के छोटे से स्पेनी शहर अल्कासेर में, जहां केवल 7,000 लोग रहते थे, कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने वहां के निवासियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नवंबर की शाम 92 में 4 स्कूली सहेलियों के लिए एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। 15 वर्षीय एंटोनिया रोड्रिगेज और 3 14 वर्षीय सहेलियां, डेसिरी हर्नांडेज, मिरियम गार्सिया और एस्थर मार्टिनेज, वे अधीरता से कक्षाओं के खत्म होने का इंतजार कर रही थीं और अपनी आने वाली मुलाकात के लिए उत्साहित थीं। कक्षाओं के बाद फर्नांडो गार्सिया, मिरियम के पिता, अपनी बेटी को कार से लेने आए। घर जाते समय उसने अपनी शैक्षणिक सफलताओं और भविष्य के सपनों के बारे में बताया। अपनी सहेलियों के साथ आने वाली शाम को लेकर अपना उत्साह छिपा नहीं पा रही थी। दुर्भाग्य से फर्नांडो उस दिन फ्लू से जूझ रहे थे और अपनी बेटी को घर पहुंचाने के बाद आराम करने के लिए लेट गए। सहेलियों ने क्लब कलर जाने की योजना बनाई थी, जो पास के पिकासेंट में हाईवे के पीछे स्थित था। शाम 7 बजे के करीब सहेलियां एस्थर के घर मिलीं, लेकिन वह ठीक महसूस नहीं कर रही थीं और घर पर ही रह गई, जबकि अन्य अपनी योजनाओं को जारी रखना चाहती थीं। सार्वजनिक परिवहन का समय पहले ही अनुकूल नहीं था। जब वे व्यर्थ में बस का इंतजार कर रही थीं, मिरियम ने घर फोन किया और अपने पिता की मदद की उम्मीद की। उसकी मां ने फोन उठाया। बेटी ने उनके समूह को पड़ोसी शहर ले जाने के लिए दृढ़ता से विनती की। मां उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं, इस विचार के खिलाफ थीं। इसके अलावा पिता को स्वस्थ होने के लिए आराम की जरूरत थी। उन्होंने जोर दिया कि देर हो चुकी है और सहेलियों को घर लौट जाना चाहिए। मिरियम ने एक चाल चली और एक सहेली के घर रात भर रहने की अनुमति मांगी। मां ने चाल को समझ लिया और कर्फ्यू से पहले लौटने पर जोर दिया। बेटी ने सहमति जता दी, लेकिन वास्तव में किशोरियों की अलग योजनाएं थीं। उन्होंने खुद क्लब पहुंचने का फैसला किया। रात 8 बजे सहेलियां एस्थर का घर छोड़कर पैदल क्लब की ओर चल पड़ी। उनके लिए यह पहला ऐसा आउटिंग था, एक खास दिन। सभी ने अपने माता पिता से समय पर लौटने का वादा किया, ये नहीं जानते हुए कि इस वादे को निभाना कितना मुश्किल होगा। यह टेलीफोन वार्तालाप मिरियम और उसकी मां के बीच आखिरी संवाद था। जब मिरियम 30 मिनट देर से आई तो चिंता बढ़ने लगी। मां परेशान थी। उनकी बेटी न तो समय पर घर लौटी थी और न ही अपनी सहेली के पास थी। उस समय किशोरों के पास मोबाइल फोन नहीं होते थे, जिससे स्थिति विशेष रूप से तनावपूर्ण हो गई। युवा महिलाओं तक पहुंचना असंभव था। अपनी बेचैनी से निपटने की कोशिश में महिला ने अन्य सहेलियों के माता पिता को फोन करना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मिरियम नाराज होकर उनमें से किसी के पास चली गई होगी। वह इस सोच से खुद को शांत कर रही थीं कि उनकी बेटी एक अप्रिय वार्तालाप से बचने के लिए बस घर नहीं आना चाहती। लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं। पता चला कि पार्टी में शामिल सभी लोग घर पर नहीं थे। उनके माता पिता भी हैरान थे और अपने बच्चों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। गायब होने का सटीक समय अस्पष्ट था। मिरियम से आखिरी बातचीत रात 8 बजे से कुछ पहले हुई थी, जब वह एस्थर का घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। सड़क पर परिवहन की तलाश में छात्राओं के होने की संभावना न्यूनतम थी। मिरियम के पास पैसे नहीं थे। उसका सारा सामान घर पर ही था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किशोरियों को कहां खोजा जाए और उनके रास्ते के किस बिंदु पर वे दृष्टि से ओझल हो गईं। माता पिता सक्रिय हो गए। मिरियम के पिता पिकासेंट की ओर निकल पड़े और मां को एस्थर की सहेली से नाइट क्लब कलर में पार्टी की योजना के बारे में पता चला। अपनी चिंता के बावजूद आदमी ने शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि उसकी बेटी हमेशा समझदार रही थी और संदिग्ध संगत से दूर रहती थी। उसे उम्मीद थी कि वह उसे उसकी सहेलियों के साथ क्लब के आसपास ढूंढ लेगा, लेकिन खोज बेनती जा रही। क्लब के आसपास किसी ने भी विवरण से मेल खाती छात्राओं को नहीं देखा था।
जब उन्हें यह पता चला, मां ने तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली। उनकी शिकायत पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि किशोरियां बस किसी पार्टी में मस्ती कर रही हैं या किसी दूसरे क्लब में चली गई हैं, शायद जानने वालों के पास रुकी हुई हैं। माता पिता को सलाह दी गई कि आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें। जांचकर्ता युवा महिलाओं के व्यवहार में व्याख्या की तलाश कर रहे थे, लेकिन माता पिता को यकीन था यह उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं था। आखिरकार लापता लोग केवल 14 से 15 साल के थे। मिरियम के कमरे में सब कुछ जल्द वापसी का संकेत दे रहा था। सामान अपनी जगह पर था। लंबी यात्रा की कोई तैयारी स्पष्ट रूप से नहीं की गई थी। घटना में शामिल अन्य लोगों के यहां भी ऐसा ही दृश्य था। युवा महिलाओं में से एक ने तो कल की ट्रेनिंग के लिए अपना स्पोर्ट्स बैग भी तैयार कर रखा था। उसने जल्दी घर लौटकर आराम करने की योजना बनाई थी। जो कुछ भी हुआ वह समूह के सामान्य व्यवहार के विपरीत था। परिवारों की स्पष्ट चिंता के बावजूद कानून के प्रतिनिधि अपने निर्णय पर अडिग रहे। इस शांत क्षेत्र में घटनाएं कम होती थीं, इसलिए स्थिति ने शुरू में कानून प्रवर्तकों में कोई गंभीर चिंता नहीं जगाई। उन्होंने अनुमान लगाया कि किशोर शायद घर से कुछ समय की छुट्टी लेना चाहते थे और जल्द ही स्वयं लौट आएंगे। लापता लोगों के परिवारों ने जोर देकर कहा कि यह अनुमान निराधार था। उनके घरों में गर्म माहौल था और बच्चों के साथ उनके संबंध विश्वसनीय थे। हालांकि कानून प्रवर्तकों ने शुरू में इन शब्दों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। परिजनों ने कानून प्रवर्तकों को किशोरों की दिखावट के बारे में सभी आवश्यक जानकारी वर्तमान तस्वीरों सहित सौंप दी। उन्हें उम्मीद थी कि यह स्थिति के प्रति दृष्टिकोण को बदल देगा और खोज की शुरुआत को तेज कर देगा। जब जानकारी जनता तक पहुंची तो स्थानीय निवासियों ने मददगार रवैया दिखाया। उनके छोटे शहर में हर कोई एक दूसरे को जानता था और घटना ने शहर के निवासियों में बड़ी चिंता पैदा कर दी। 24 घंटे जिनका कानून प्रवर्तकों ने जिक्र किया था बीत गए, लेकिन किशोरों से कोई खबर नहीं आई। सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि वे किसी कार्यक्रम के लिए निकले थे, लेकिन कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचे। जांच दल ने अपना काम तब शुरू किया जब अधिकांश निवासियों को घटना की जानकारी मिल गई थी, मुख्य रूप से मिरियम के पिता की गतिविधि के कारण। शहर के निवासियों ने खोज में सहायता के लिए स्वेच्छा से स्वयंसेवक समूह बनाए। साथ ही लापता लोगों के विवरण वाले सूचना पत्रकों का वितरण शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में मिरियम के रिश्तेदार विशेष रूप से सक्रिय थे। गवाहों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उनकी बीमार दोस्त एस्थर, जो घर पर रह गई थी, ने किशोरों को आखिरी बार देखा था। उसने बताया कि वह अपने दोस्तों की यात्रा की संभावित कठिनाइयों के बारे में जानती थी। उन्हें कोई नहीं ले जा सकता था और उनके पास वित्तीय साधन नहीं थे। उन्होंने अजनबी ड्राइवरों से लिफ्ट मांगने पर विचार किया। एस्थर ने अपने दोस्तों को इस बिना सोचे समझे फैसले से रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसने इसे असावधानी माना। अब परेशान करने वाले विचार उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे कि शायद उन्होंने यात्रा का यह तरीका अपनाया था। जांचकर्ता आखिरकार पार्टी में भाग लेने वालों से बात कर सके। चूंकि किसी ने भी दोस्तों को उस शाम नहीं देखा था, अधिकारियों ने उनके संभावित मार्ग की पुनर्रचना शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण गवाह सामने आए। फ्रांसिस्को सोरिया, दोस्तों में से एक का एक सहपाठी, ने अपनी टिप्पणियां साझा की। उस शुक्रवार की शाम को अंतिम परीक्षाओं के बाद उसने उन्हें केंद्र में देखा। दोस्त क्लब की विपरीत दिशा में जा रहे थे। जब फ्रांसिस्को ने पूछा कि क्या वे पार्टी में जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि वह सटीक समय याद नहीं कर सका, उसने अनुमान लगाया कि वे अपनी दोस्त एस्थर के पास जा रहे थे। बाद में 20:15 के करीब एक और परिचित ने उन्हें एस्थर के घर के पास देखा। यह परिचित फ्रांसिस्को एयरवोस था, एक युवक जो दूसरों से कुछ बड़ा था। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजर रहा था, उन्होंने समूह को देखा। हालांकि वे करीबी दोस्त नहीं थे, उन्होंने उन्हें लिफ्ट की पेशकश की। एंटोनिया, मिरियम और डेसिरी ने बताया कि वे नाइट क्लब कलर जाना चाहते थे। फ्रांसिस्को की कार में समस्याएं थीं।
इसलिए उसने उन्हें वर्कशॉप के पास उतार दिया जहां वह खुद जा रहा था। संभवतः दोस्तों ने पैदल अपना रास्ता जारी रखा। उनके द्वारा क्लब तक पहुंचने का चुना गया तरीका जांचकर्ताओं के काम को काफी मुश्किल बना रहा था। जिस जगह वे उतरे वह खेतों और इमारतों वाला मिश्रित क्षेत्र था। क्षेत्र पूरी तरह से मानव रहित नहीं था, जिससे अतिरिक्त गवाह खोजने की उम्मीद थी। जल्द ही वास्तव में ऐसी गवाह मिल गई। मारिया डोलोरेस सोरिया ने बताया कि उसने इसी तरह दिखने वाली युवा महिलाओं को अपने घर के पास से गुजरते देखा। उसके अनुसार उनके पास एक सफेद कार रुकी जिसमें 3 या 4 अज्ञात व्यक्ति थे। ड्राइवर के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद युवा महिलाएं कार में बैठ गईं। दुर्भाग्य से महिला न तो कार का ब्रांड याद कर सकी और न ही नंबर प्लेट। मारिया के बयानों में कई अस्पष्टताएं थीं। विशेष रूप से पहली वाला सवाल था जगह का। सभी 7 लोग एक साधारण सफेद सेडान में कैसे समा सकते थे? खोज एक बंद गली में पहुंच गई और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उत्साह काफी कम हो गया। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ दिनों बाद परिवारों को गंभीर चिंता थी कि खोज बंद कर दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में मिरियम के परिवार ने जनता के साथ अपना सहयोग बढ़ा दिया। मिरियम के पिता के नेतृत्व में उन्होंने एक व्यापक सूचना अभियान का आयोजन किया। वे सूचना पत्रक वितरित करते थे, रेडियो कार्यक्रमों में भाग लेते थे और टेलीविजन और प्रेस को साक्षात्कार देते थे। मिरियम के पिता की गतिविधि ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी प्रयासों को पार कर दिया, जिससे समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने तो यह भी अनुमान लगाया कि वह प्रसिद्ध पाने के लिए स्थिति का फायदा उठा रहा था। हालांकि उनके प्रयासों का प्रभाव पड़ा। पूरा देश मामले के बारे में बात कर रहा था, जिसने पुलिस को जांच तेज करने के लिए प्रेरित किया। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हुए। एक तरफ नई जानकारी प्राप्त करने की संभावना थी, दूसरी तरफ मामला अवांछित अफवाहों से घिर गया। जनता की रुचि बढ़ने के साथ अधिक से अधिक लोग अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करके समाचार रिपोर्टों में आने की कोशिश कर रहे थे। इसने जांचकर्ताओं के लिए अतिरिक्त कठिनाइयां पैदा की और मिरियम के पिता द्वारा किए गए काम पर नकारात्मक प्रभाव डाला। आदमी ने थके बिना अपनी बेटी की खोज जारी रखी और पुलिस के काम को पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं माना। 1.5 महीने तक अल्कासर के 3 परिवार अपने बच्चों के बिना छुट्टियां बिताने की तैयारी कर रहे थे। कोई नई खबर नहीं थी और ऐसा लगता था जैसे जांच रुक गई हो। कल्पना की जा सकती है कि इस पूर्ण अनिश्चितता में माता पिता क्या सह रहे थे। 27 जनवरी 93 को ला रोमाना के पहाड़ी क्षेत्र में लापता लोगों के घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर 2 मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खी फार्म की ओर निकले। ये पहाड़ों में एक दूर दराज की जगह थी, जिसे स्थानीय ज्ञान के बिना व्यावहारिक रूप से नहीं खोजा जा सकता था। एक सामान्य कार्य दिवस के दौरान उनमें से एक ने झाड़ियों में एक अजीब चमक देखी। जब वे उस स्थान के पास पहुंचे तो उन्होंने खुदी हुई मिट्टी देखी, जिसमें से एक असामान्य वस्तु निकल रही थी। करीब से जांच करने पर पता चला कि यह एक कलाई घड़ी थी। मधुमक्खी पालकों ने तुरंत पुलिस को खोज की सूचना दी। अधिकारी तुरंत दूर दराज के मधुमक्खी फार्म पर पहुंचे। क्षेत्र की जांच करते हुए उन्होंने मिट्टी की परत के नीचे छिपी 3 लापता छात्राओं को खोज निकाला। इस खोज की जांच के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया। हालांकि इसमें ऐसे मामलों में अनुभव रहित अधिकारी शामिल थे। ये प्रारंभिक जांच चरण की गुणवत्ता को प्रभावित किया। जांच दल के काम में तुरंत महत्वपूर्ण कमियां दिखाई दीं। खोज स्थल को फोटोग्राफ्स और विस्तृत जांच के माध्यम से उचित रूप से दस्तावेजीकृत नहीं किया गया। क्षेत्र की घेराबंदी अधिकारियों के आने के कई घंटों बाद की गई। इन परिस्थितियों में कई महत्वपूर्ण विवरण खो सकते थे या क्षतिग्रस्त हो सकते थे। अधिकारियों ने खोज स्थल के आसपास के क्षेत्र पर अपनी खोज केंद्रित की। पास में मधुमक्खी पालन भवनों के अलावा कई छोटे किसान घर थे। इन भवनों में से एक में बाद में एक कान की बाली मिली, जो लापता युवा महिलाओं में से एक के आभूषण से मिलती जुलती थी। चूंकि खोज एक मधुमक्खी फार्म के क्षेत्र में की गई थी, मधुमक्खी पालकों के घरों पर विशेष ध्यान दिया गया। जांचकर्ताओं को उम्मीद थी कि वहां लापता लोगों से जुड़ी वस्तुएं मिलेंगी।
प्रारंभिक पूछताछ और परिसर की तलाशी के बाद मधुमक्खी पालकों को जांच के लिए रुचि रखने वाले व्यक्तियों के दायरे से बाहर कर दिया गया। कालीन की जांच में विशेषज्ञों ने कई डीएनएस के निशान पाए, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत की तकनीक पूर्ण विश्लेषण की अनुमति नहीं देती थी। खोज स्थल पर विभिन्न वस्तुएं मिली, कुछ कपड़े, रस्सियां, बाल की लटें, कागज के टुकड़े और अन्य चीजें। इस समय मीरियम के पिता लंदन में थे, जहां वे किशोरों के गायब होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए गए थे। अगले दिन लापता छात्राओं की खोज के बारे में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। पिता ने आखिरी क्षण तक खोज अभियान की प्रगति पर नजर रखी और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद की, इसलिए घटना के बारे में खबर उनके लिए एक विनाशकारी झटका था। वह तुरंत पहली उपलब्ध उड़ान से अपने परिवार के पास उड़ गए ताकि अपने प्रियजनों के साथ रह सकें। घटनाओं के लिए मीडिया का बढ़ा हुआ ध्यान एक नकारात्मक भूमिका निभाया। जब अधिकारी आधिकारिक सूचना के साथ परिवारों के पास आए तो सब कुछ सीधा प्रसारित किया गया। पारिवारिक दुख राष्ट्रीय स्तर के एक तरह के रियलिटी शो में बदल गया। जांच तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही कानून प्रवर्तन एजेंसियां संदिग्धों के पीछे पहुंच गईं। फटे हुए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच में एक दिलचस्प विवरण मिला। यह स्थानीय अस्पताल का एक चिकित्सा रिकॉर्ड था। दस्तावेज 25 वर्षीय एनरिक एंगेल्स का था, जिसका इलाज वहां 92 में किया गया था। एंगेल्स परिवार का अपराध स्थल के पास एक छोटा घर था। वहीं बाद में खोई हुई कान की बाली मिली थी। चिकित्सा रिकॉर्ड से पता चला कि एनरिक सिजोफ्रेनिया और विकास संबंधी विशेषताओं के लिए इलाज करा रहा था। जांचकर्ताओं का ध्यान उसके भाई एंटोनियो की ओर भी गया, जिसकी घर तक पहुंच थी और जिसका पहले कानून से टकराव हुआ था। एंटोनियो को खोजने के प्रयास असफल रहे। वह अचानक दृश्य से गायब हो गया, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उसमें रुचि और बढ़ गई। जांच से घटना में कई लोगों की भागीदारी का पता चला, जिससे भाइयों के परिवेश की जांच हुई। इस तरह उनका 23 वर्षीय दोस्त मिगुएल रिकार्ड जांच के दायरे में आ गया। मिगुएल अपने खिलाफ संदेह के बारे में सुनकर ईमानदारी से चौंक गया। जांचकर्ताओं ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि उसके पास एक सफेद ओपल कोर्सा थी, एक कार जो उस कार के समान थी जिसे एक गवाह ने उस रात किशोरों के पास देखा था। एक महत्वपूर्ण विवरण नोट किया जाना चाहिए। यह एक कॉम्पैक्ट 2 दरवाजे वाली कार थी, जिसमें भौतिक रूप से 7 लोग नहीं बैठ सकते थे। पूछताछ के दौरान मिगुएल से पूछा गया कि क्या उसने किसी को अपनी कार उधार दी थी। शुरू में उसने इससे इनकार किया, लेकिन फिर स्वीकार किया कि उसने कभी कभी एंटोनियो को कार उधार दी थी। इस स्वीकारोक्ति ने अतिरिक्त प्रश्न खड़े किए। एंटोनियो के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और कुछ परिचितों का दावा था कि वह कार चला भी नहीं सकता था। ये विसंगतियां केवल जांचकर्ताओं की इस समूह में रुचि को और बढ़ा दी। जांचकर्ताओं के साथ पहली बातचीत के दौरान मिगुएल ने एंटोनियो के साथ अपनी जान पहचान के बारे में बताया, जिससे वह कई वर्षों से दोस्त था। उसने स्वीकार किया कि उसने लंबे समय से अपने दोस्त से संपर्क नहीं किया था और उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में नहीं जानता था। मिगुएल के अनुसार एंटोनियो का स्वभाव गुस्सैल था और संभवतः कुछ व्यवहार संबंधी विसंगतियां थीं, इसलिए अन्य लोगों को उसके आसपास सावधान रहना चाहिए था। इस दौरान मिगुएल ने विशेष रूप से एंटोनियो के छोटे भाई एनरिक की निर्दोषता पर जोर दिया और उसके शांतिप्रिय स्वभाव को रेखांकित किया। उल्लेखनीय था कि मिगुएल ने स्वयं एंटोनियो के बारे में ऐसी टिप्पणियों से परहेज किया जिसे जांचकर्ताओं ने उसकी संभावित भागीदारी के अप्रत्यक्ष संकेत के रूप में देखा। संबंधित समय में अपने ठिकाने के बारे में मिगुएल ने दावा किया कि वह एक जेल में था। दस्तावेजों की जांच से एक अशुद्धि का पता चला। वह घटना के 2 सप्ताह बाद वहां पहुंचा। मिगुएल रिकार्डास का जीवन जटिल रहा। 3 साल की उम्र में अपनी मां को खोने के बाद वह अपने पिता के साथ रहा, जो पालन पोषण में अत्यधिक कठोर था। इसने युवक को प्रतिबंधित पदार्थों के साथ प्रयोग करने की ओर ले गया। 16 साल की उम्र में उसने पैसे कमाने के लिए स्कूल छोड़ दिया और एक खेत में काम करना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र में उसे इस्तेमाल की गई कारों के डीलर के रूप में रोजगार मिला।
कुछ समय तक मिगुएल एक गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। उसकी गर्भावस्था की खबर के बाद वह मलागा में स्पेनिश सेना में शामिल हो गया। सेवा से लौटने के बाद मिगुएल फिर से हानिकारक आदतों में पड़ गया, जिससे परिवार से अलगाव हो गया। वह एंटोनियो के पास चला गया और साथ मिलकर उन्होंने अवैध गतिविधियां शुरू कर दी, जिसमें वाहनों का अवैध अधिग्रहण भी शामिल था। एंटोनियो में जांचकर्ताओं की रुचि कानून के साथ उसकी पिछली समस्याओं और गवाहों के बयानों के साथ उसकी कार के रंग के मेल के कारण पैदा हुई। इस समय वह जेल से अस्थायी रिहाई की स्थिति में था। 66 में ब्राजील में जन्मे एंटोनियो बाद में अपने बड़े परिवार के साथ स्पेन चले गए। समस्याग्रस्त व्यवहार स्कूल के समय से ही दिखाई देने लगा था। वह अक्सर दूसरों के साथ विवाद में पड़ जाता था। हाई स्कूल में वह नशे की हालत में आता था। एक खतरनाक वस्तु के कब्जे के बारे में अफवाहें थीं। समान विचारधारा वाले लोगों के एक समूह के साथ उसने अकेले राहगीरों के लिए एक धोखाधड़ी की योजना विकसित की। वे उन्हें एक अपार्टमेंट में लुभाते थे, जहां वे डरा धमकाकर पैसे ऐंठते थे। लाभदायक व्यवसाय प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के साथ चलता था। अपने जीवन के एक खास मोड़ पर एंटोनियो ने प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण की शुरुआत की। तभी उसका असली स्वरूप सामने आया। अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए उसे सहायकों की जरूरत थी और उसने नूरिया पेरा नाम की एक महिला को शामिल किया। जब उसने माल को गबन करने की कोशिश की तो एंटोनियो ने अपने अपार्टमेंट में उसके साथ भयानक व्यवहार किया। उसका विनाशकारी व्यवहार उसके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करता था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एंटोनियो की खुद की मां को अपने बेटे से सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके भाइयों में से एक ने आखिरकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया। नूरिया के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों और पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए एंटोनियो को 9 साल की जेल का सामना करना पड़ा। जब छात्राओं के साथ घटनाएं हुईं, युवक अच्छे आचरण के कारण पैरोल पर था। उसका बाद में गायब होना इस घटना से जोड़ा गया। जांचकर्ताओं का विशेष ध्यान एक मधुमक्खी फार्म के पास एक छोटे घर पर गया, जहां उन्होंने एक बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति पाई। इस कहानी के चारों ओर विभिन्न संस्करण थे। शुरू से ही इन घटनाओं में एंटोनियो और मिगुएल की भागीदारी पर संदेह था। अनुमान लगाए गए कि युवक केवल एक जटिल प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं, जिसके पीछे प्रभावशाली लोग थे। कई पूछताछ के बाद मिगुएल ने एक स्वीकारोक्ति दी। मामला सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन बाद में इस स्वीकारोक्ति पर बार बार संदेह किया गया। मिगुएल ने दावा किया कि यह दबाव में आई थी। इन बयानों ने मिरियम के पिता को अपने विश्वास में और मजबूत कर दिया कि जांचकर्ताओं ने जांच में गंभीर गलतियां की। एंटोनियो और मिगुएल की भागीदारी का सवाल खुला रह गया। यहां तक कि प्रभावित परिवारों के बीच भी मतभेद पैदा हो गए। कुछ ने मिरियम के पिता की स्थिति का समर्थन किया, अन्य उनकी कार्रवाइयों के खिलाफ थे। प्रेस की बारीक नजर के तहत स्थिति देश के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित मुकदमे में विकसित हो गई। पुलिस की कार्य पद्धतियों ने कई विवाद पैदा किए। मिगुएल के बयानों में कोई स्थिरता नहीं थी। वे हर नई पूछताछ में बदल जाते थे। जांचकर्ताओं के रिकॉर्ड असंबद्ध टुकड़ों का संग्रह लग रहे थे। मिगुएल के बचाव पक्ष ने दावा किया कि जांचकर्ताओं ने उसे बस अपने इच्छित जवाबों की ओर ले जाया। केस फाइलों के अनुसार सब कुछ 13 तारीख को शुरू हुआ, जब एंटोनियो और उसका परिचित एक सफेद कार में शाम की सड़क पर यात्रा कर रहे थे। अपने रास्ते में उन्होंने 3 युवा महिलाओं को देखा जो एक क्लब की ओर जा रही थीं। जैसा कि मूल बयानों में दावा किया गया था, एंटोनियो ने अजनबी वाहन को देखकर उनकी स्पष्ट घबराहट को देखते हुए महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाने पर जोर दिया। उसके साथी ने उससे रुकने और महिलाओं को जाने देने की विनती की, लेकिन एंटोनियो अटल रहा। वे एक निर्जन क्षेत्र में गए जहां जांच रिकॉर्ड के अनुसार गैरकानूनी कार्य किए गए। इसके बाद साथी एक मधुमक्खी फार्म के पास पहाड़ी क्षेत्र में गए। इस स्थान पर, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है, महिलाओं के प्रति गैरकानूनी कार्य जारी रहे। झोपड़ी में घटनाएं कई दिनों तक चलीं। अपने बयान में एंटोनियो के साथी ने दावा किया कि उसने घटनाओं को रोकने की कोशिश की,
लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए दबाव में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। इस संस्करण के अनुसार महिलाओं ने मदद मांगी, लेकिन एंटोनियो ने उन्हें शांत करने के लिए शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल किया। लंबी कैद के बाद उनका पता चल गया। गवाह के अनुसार उन्हें मधुमक्खी फार्म के क्षेत्र में छिपाया गया था। बाद में जब एक वकील ने मामला संभाला, युवक ने अपने पिछले बयानों को वापस ले लिया और दावा किया कि जांचकर्ताओं ने उस पर दबाव डाला था। मिरियम के पिता द्वारा इन दावों की जांच करने पर पता चला कि पूछताछ का उचित दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था। माता पिता के अनुसार यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्वाग्रह की ओर इशारा करता था। पूछताछ की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, केवल मुद्रित प्रोटोकॉल थे। जांच की शुरुआत से ही संदिग्ध को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ। जांच के दौरान 7 वकीलों ने बदलाव किया। इससे कठिनाइयां पैदा हुईं क्योंकि मामले की सुनवाई 4 साल तक चली। अंतिम बचाव पक्ष, जो सुनवाई से ठीक पहले आया, को 800 से अधिक दस्तावेजों का अध्ययन करना पड़ा, जिसमें बयान और विशेषज्ञ राय शामिल थे। इस अवधि में फोरेंसिक विज्ञान ने महत्वपूर्ण प्रगति की। नई डीएनए जांच विधियां विकसित की गईं। उल्लेखनीय है कि एकत्र किए गए सभी सबूत जैविक नमूने न तो मिगुएल और न ही एंटोनियो की भागीदारी की ओर इशारा करते थे। मिले हुए कालीन पर ऐसे निशान थे जिनकी जांच 90 के दशक की शुरुआत की विधियों से नहीं की जा सकती थी। विश्लेषण की एक नई संभावना मुकदमे की पूर्व संध्या पर सामने आई। फर्नांडो, मिरियम के पिता ने मौजूदा सबूतों की स्वतंत्र जांच के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध दाखिल किया। उन्होंने एक अनुभवी फोरेंसिक विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिसे जटिल मामलों में बहुत अनुभव था। अपनी बेटी के गायब होने से जुड़ी घटनाओं ने फर्नांडो की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद की जांच में डूब गए। उनकी पत्नी ने बाद में बताया कि कैसे अल्कासर की घटनाओं ने उनके पारिवारिक जीवन को तबाह कर दिया। मैटिल्डा को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। उनमें कैंसर का पता चला। कई वर्षों तक वह बीमारी से लड़ी, लेकिन लिवर प्रत्यारोपण की संभावना को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह मौका किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वास्तव में जीना चाहता है। अदालती कार्यवाही की शुरुआत तक मैटिल्डा नहीं रही। अल्कासर का मामला स्पेनी न्याय के इतिहास में अभूतपूर्व था। एक गंभीर विवाद छिड़ गया क्योंकि अभियोजन पक्ष के संस्करण में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गईं। स्वतंत्र विशेषज्ञों को कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले जो एंटोनियो और मिगुएल को छात्राओं से जोड़ते हों। एकमात्र सुराग लापता लोगों के मिलने की जगह के पास एक छोटा घर और एक फटा हुआ कार्ड था, जो पास में मिला था, लेकिन उसी जगह नहीं। मधुमक्खी फार्म पर स्थित घर और सफेद कार की जांच से, जिनका युवकों ने इस्तेमाल किया था, घटना के कोई निशान नहीं मिले। मिगुएल के बयानों को देखते हुए यह अजीब लगा। परिसर में निशान होने चाहिए थे। इन सब ने गंभीर सवाल खड़े किए, लेकिन अभियोजन पक्ष अपने संस्करण पर अड़ा रहा। अपनी निजी जांच में मिरियम के पिता ने प्रभावशाली लोगों के हितों को छुआ। सच्चाई जानने की उनकी कोशिश और जांचकर्ताओं की कार्रवाइयों पर उनका लगातार संदेह बहुत नाराजगी पैदा करता था। वह टेलीविजन पर भी आए और मामले में एक आपराधिक संगठन की भागीदारी की आशंका जताई। फर्नांडो ने स्पेन में कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों से संभावित संबंधों की ओर इशारा किया। इस गतिविधि का परिणाम सामने आया। मिरियम के पिता और उनकी मदद करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञ को आधिकारिक जांच में हस्तक्षेप के लिए परिणाम भुगतने पड़े। मिगुएल के खिलाफ मुकदमा 97 के मध्य में शुरू हुआ। इस समय तक वह पहले ही 4 साल हिरासत में था। अपर्याप्त सबूतों के बावजूद अदालत ने 3 युवा महिलाओं के गायब होने के मामले में उसे दोषी ठहराया। मिगुएल को 170 साल की जेल मिली। 2011 में यूरोपीय न्यायालय ने मामले की समीक्षा की और दोषी के पक्ष में खड़ा हुआ। आयोग का मानना था कि रिहाई की स्पष्ट संभावना के बिना ऐसा फैसला कैदियों के व्यवहार और जेल कर्मियों के साथ उनके संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। 21 साल की जेल के बाद मिगुएल रिकार्ड को रिहा कर दिया गया।
अगले दिन उसने एक साक्षात्कार दिया जिसमें उसने घटना में अपनी निर्दोषता का दावा किया। इस दौरान एंटोनियो की कहानी अस्पष्ट रही। यह मानने का कारण था कि उसने सीमा पार कर ली थी। उसे आयरलैंड में बिना टिकट यात्रा करते हुए देखा गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। उसकी किस्मत के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित थे। कुछ का अनुमान था कि वह पानी में गिर गया होगा, क्योंकि इंटरनेट पर बार बार उसके जैसी दिखने वाले व्यक्ति की तस्वीरें सामने आती रहीं। अन्य गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने एंटोनियो से मुलाकात की। उसने अपनी हेयर स्टाइल और बालों का रंग बदल लिया था और अपनी निर्दोषता का दावा करते हुए स्पेन छोड़ने की योजना बना रहा था। कई लोगों का मानना है कि वह विदेश में छिपने में कामयाब रहा। संभवतः वह अपनी मूल भूमि ब्राजील लौट गया है, क्योंकि उसके पास दोहरी नागरिकता है। उसका नाम अभी भी इंटरपोल की सबसे वांछित व्यक्तियों की सूची में है। स्वतंत्र विशेषज्ञों का अनुमान है कि घटना में कई लोग शामिल थे और यह मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में नहीं हुआ। उन्हें कहीं से भी वहां लाया जा सकता था। हालांकि यह क्षेत्र काफी दुर्गम था। कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां से परिचित नहीं था शायद ही इसे चुनता, जिसका मतलब है कि वह किसी तरह इस क्षेत्र से जुड़ा था। दुर्भाग्य से जांच के दौरान गंभीर गलतियां की गईं। खोज स्थल को तुरंत सील नहीं किया गया। वह दूषित था और खराब तरीके से दस्तावेजीकृत था। सबूत अनुचित तरीके से एकत्र किए गए थे। अपराध स्थल से नमूने एक ही कंटेनर में रखे गए थे और विशेषज्ञों के अनुचित कार्यों के कारण महत्वपूर्ण सबूत खो गए। मिरियम के पिता का मानना है कि सब कुछ अभियोजन पक्ष के प्रस्तुतिकरण से कहीं अधिक जटिल है। कई डीएनए नमूने अज्ञात रहे। डेटाबेस में कोई मिलान नहीं हुआ। उनके विचार से इस कहानी में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए अंधेरे में रह सकती है, क्योंकि एंटोनियो, जो स्थिति को स्पष्ट कर सकता था, गायब हो गया है। स्थानीय कब्रिस्तान में 3 दोस्तों के लिए एक स्मारक बनाया गया। वे अविभाज्य रहे। कहा जाता है कि विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे संबंध अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जाते हैं। केटलिन और डेविड बेकबी की कहानी 60 के दशक में शुरू हुई, जब वे दोस्तों के एक समूह के साथ डिज्नीलैंड गए। उस समय डेविड अमेरिकी नौसेना में सेवारत थे। यात्रा के दौरान वे बातें करने से नहीं रुक सकते थे और जल्द ही अविभाज्य हो गए। शादी करने का फैसला करने में उन्हें 6 महीने भी नहीं लगे। नवविवाहित जोड़े ने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में अपना घर बसाया। केट ने नर्स के रूप में काम करना शुरू किया और उनके पति सैन्य सेवा छोड़ने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। दंपति बच्चे की चाहत रखते थे, लेकिन उनके प्रयास लंबे समय तक असफल रहे। उन्होंने चिकित्सा सहायता की तलाश की, हालांकि उस समय चिकित्सा आज जितने विकल्प नहीं दे सकती थी। जोड़ा गोद लेने के बारे में भी सोच रहा था जब केट को अप्रत्याशित रूप से अपनी गर्भावस्था की खुशखबरी मिली। परिवार बढ़ा। एंड्रू का जन्म हुआ। जल्द ही वे तीनों सैन जोस के एक उपनगर में चले गए। उनका बेटा एक बहुत मिलनसार और खुले दिल का व्यक्ति बन गया। अपनी युवावस्था से ही उसे स्काउट आंदोलन में रुचि थी, जहां वह इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था कि उसे अपनी उपलब्धियों के लिए विशेष पुरस्कार मिले। एंड्रू का एक अच्छा दोस्त कर्ट था, जिससे वह पहले स्कूल के दिनों से ही अविभाज्य था। साथ में वे मजेदार वीडियो बनाने में व्यस्त रहते थे। एंड्रू ने हमेशा अपने जीवन में परिवार को पहले स्थान पर रखा। कॉलेज में प्रवेश के बाद उसने हेथर के साथ रिश्ता शुरू किया, जो उसके साथ पढ़ाई कर रही थी। एंड्रू अपनी मां के चिकित्सा के पद चिन्हों पर चलने का सपना देखता था। इस जुनून ने उसे अपनी मां के और करीब आने में मदद की। उनका परिवार आदर्श लगता था, दूसरों के लिए एक सच्चा उदाहरण। कॉलेज से स्नातक होने के बाद एंड्रयू ने कई मेडिकल विश्वविद्यालयों में एक साथ आवेदन किया, लेकिन फिर निराशा आई। किसी भी शैक्षणिक संस्थान ने उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया। यह युवक को बहुत प्रभावित किया, लेकिन उसने 1 साल बाद फिर से प्रयास करने का फैसला किया। इस बीच उसने अपने माता पिता से स्वतंत्र होने के लिए काम ढूंढने की योजना बनाई। कई अस्वीकृतियों के बाद कुछ दिनों में उसकी मां ने कनाडा की मेमोरियल यूनिवर्सिटी
ऑफ न्यूफाउंडलैंड का एक खोया हुआ लिफाफा खोजा। पत्र में युवक के अध्ययन के लिए प्रवेश की पुष्टि की गई थी। इस खबर ने एंड्रयू के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस तरह वह 1995 में कनाडाई शहर सेंट जॉन्स पहुंचा, जहां विश्वविद्यालय स्थित था। एक साल बाद हेदर उसके पास आ गई, जिसे भी इस शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिला था, लेकिन उनका संबंध स्थायी नहीं था। कुछ महीनों के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक बिना कोई कारण बताए सगाई तोड़ दी। इसके बाद वह अपनी भावनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूब गया। स्थिति 1999 की वसंत ऋतु में बदली। तीसरे वर्ष के अध्ययन में जब उसने शिर्ली टर्नर से मुलाकात की, यह हेथर से अलग होने के बाद उसका पहला रिश्ता था। शुरू में सभी लोग, विशेष रूप से उसके करीबी दोस्त, इस खबर से खुश थे, क्योंकि वे उसकी पूर्व प्रेमिका से अलग होने के बाद उसकी भावनात्मक स्थिति के बारे में चिंतित थे। लेकिन खुशी कम समय की थी। नई साथी से मिलने के क्षण तक एंड्रू और शर्ली के बीच उम्र का काफी अंतर था। वह 26 का था, वह 38 की। शर्ली मेमोरियल यूनिवर्सिटी की स्नातक थी और प्रवक्ता के रूप में काम करती थी। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद शर्ली ने लंबे समय तक विज्ञान पढ़ाया, लेकिन 90 के दशक के मध्य में उन्होंने पढ़ाई पर लौटने और एक चिकित्सा पेशा सीखने का फैसला किया। 1998 में स्नातक होने के बाद उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में सहायक डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। कर्मचारी अक्सर रोगियों और आगंतुकों के प्रति उनके अनुचित व्यवहार, लगातार झगड़ों और संघर्षों की शिकायत करते थे, जो लगभग शून्य से उत्पन्न होते थे। सहकर्मियों ने बार बार उनकी झूठी बातों पर ध्यान दिया, जो हर बार नई असहमतियों की ओर ले जाती थीं। एंड्रू के साथ अपनी जान पहचान के पहले दिनों से ही शर्ली ने उस पर कड़ा नियंत्रण रखा। वह हमेशा उसके आसपास रहती थी। एंड्रू के दोस्तों ने महिला के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया। वह अत्यधिक घुसपैठ दिखाती थी, लगातार उसे छूती थी, गले लगाती थी और सार्वजनिक रूप से अपने निजी जीवन के विवरण पर चर्चा करने से नहीं हिचकती थी। जब उसे एंड्रू की पूर्व साथी हेदर नाम की एक युवा महिला के अस्तित्व के बारे में पता चला, तो शर्ली ने ईर्ष्या और बेचैनी के स्पष्ट संकेत दिखाए। वह लगातार एंड्रयू के परिचितों को फोन करती रहती और उनके अद्भुत रिश्ते के बारे में बताती थी। इससे उसे एक विचित्र व्यक्ति की छवि मिल गई। उसके परिवेश में किसी को भी उससे सहानुभूति नहीं थी। परिवार वालों को केवल इंतजार करना था कि यह रिश्ता प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाए। 2000 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एंड्रू न्यूयॉर्क राज्य के सिरेक्यूज में बस गया, जहां वह स्थानीय मेडिकल सेंटर में काम करना चाहता था। उसी समय शर्ली आयोवा राज्य के सैक सिटी नामक छोटे शहर में चली गई, जहां लगभग 2000 लोग रहते थे। उसने जिला मेडिकल सेंटर के साथ 10 साल का लंबी अवधि का अनुबंध किया। एंड्रू के रिश्तेदार भाग्य के इस मोड़ से खुश थे और उम्मीद कर रहे थे कि भौगोलिक दूरी उनके रिश्ते को समाप्त कर देगी। उनके बीच बड़ी दूरी के बावजूद शर्ली ने एंड्रू के साथ संवाद में असाधारण दृढ़ता दिखाई। हालांकि वह काम में व्यस्त होने के कारण उससे मिलने शायद ही कभी जा पाता था, वह खुद अक्सर मिलने आती थी। एक बार जब वह मिलने आई तो वह उसके काम पर जाने तक उसके साथ रही। विदाई के तुरंत बाद उसने फोन किया और बताया कि वह अपना हैंडबैग उसके अपार्टमेंट में भूल गई है। एंड्रू ने उसे चाबियां सौंप दी, लेकिन जब वह अपनी शिफ्ट के बाद लौटा तो उसने देखा कि कथित हैंडबैग के अलावा भी कई चीजें गायब थीं। फिर भी जब स्पष्ट चोरी का सामना करना पड़ा तो एंड्रयू ने, जो खुद को बेहतर के लायक नहीं समझता था, रिश्ता जारी रखने का फैसला किया। हालांकि उसे नया काम और रहने की जगह पसंद नहीं आई और करीब 1 साल बाद वह पेंसिल्वेनिया के शांत कस्बे लाथ्रोप चला गया। 2001 में एंड्रयू ने फैमिली मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया और चुनी गई जगह इसके लिए आदर्श थी। घनिष्ठ स्थानीय समुदाय ने उसे आकर्षित किया। वह एक सम्मानित डॉक्टर बनने का सपना देखता था, जिसे सभी जाने और सम्मान करें। लाथरप में ये योजनाएं साकार होने लगीं। शर्ली ने अपने रिश्ते को बचाने के प्रयास नहीं छोड़े। एंड्रू, जो उसके दखल से तंग आ चुका था, काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और अलग होने पर जोर दे रहा था।
वह वास्तविकता को समझती नहीं दिख रही थी और उसके पास जाने की योजनाएं बनाती रही। जब एंड्रयू ने संपर्क से बचना शुरू किया तो शिरली ने दबाव बढ़ा दिया और रोजाना दर्जनों संदेश छोड़ने लगी। सितंबर 2001 में एंड्रू के रिश्ता खत्म करने के पक्के इरादे के बावजूद शर्ली ने बताया कि वह गर्भवती है और उसे भावी पिता बताया। एंड्रू पितृत्व की संभावना से खुश था, लेकिन शर्ली के साथ स्थायी संबंध के विचार से नहीं। वह समझ गया कि अब वह उसके जीवन में लगातार हस्तक्षेप करेगी। जैसे ही एंड्रू ने एक नई जान पहचान वाली से मिलना शुरू किया, शर्ली ने तुरंत उससे संपर्क किया और अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया। इसने एक नए रिश्ते की हर संभावना को नष्ट कर दिया। कभी वह गर्भपात की बात करती, कभी बच्चे को पालने की योजनाओं की। जोड़ तोड़ काम कर गई। 1 महीने बाद वे फिर से साथ थे और शादी की भी चर्चा कर रहे थे। अक्टूबर के अंत में एंड्रू के परिजनों के साथ एक मुलाकात हुई, जहां सभी ने शर्ली के स्वामित्व वाले व्यवहार को नोटिस किया। 1 सप्ताह बाद उसने गर्भावस्था के बारे में धोखे की बात स्वीकार की। 2 दिन बाद 5 नवंबर 2001 की सुबह वह फिर से उसके दरवाजे पर आ गई। एंड्रू काम पर जाना चाहता था और शर्ली से बात करने का मन नहीं था, लेकिन उसने एक गंभीर बातचीत पर जोर दिया। अंततः उसने उसे अपार्टमेंट में रहने दिया, लेकिन सुझाव दिया कि वे बाद में शाम 6 बजे किस्टम पार्क में मिलें। पूरे दिन एंड्रयू अस्पताल में परेशान दिखाई दे रहा था। कर्मचारियों ने उसकी बेचैनी देखी और पूछा, क्या हुआ है? उसने बताया कि वह व्यक्ति, जैसा कि उसने कहा, फिर से उसके घर आ गई थी। सहकर्मियों ने सुबह की घटना के बारे में सुना और उसे सलाह दी कि वह इस महिला से संपर्क पूरी तरह से तोड़ दे और उसे अपने जीवन में वापस न आने दे। एंड्रू ने शाम को शर्ली से मिलने और सभी अस्पष्टताओं को अंतिम रूप से दूर करने की अपनी योजनाओं के बारे में बात की। वह दृढ़ था और 7:30 बजे तक काम खत्म करने की योजना बना रहा था और 9 बजे अपने सबसे अच्छे दोस्त क्लार्क से बार में मिलने की योजना बना रहा था, ताकि दखलंदाजी वाले ध्यान से मुक्ति का जश्न मना सके। दोस्त तय जगह पर इंतजार कर रहा था, लेकिन एंड्रू नहीं आया, जो उसके लिए बिल्कुल असामान्य था। दोस्त चिंतित था, लेकिन उसने सोचा कि शिरली के साथ बातचीत लंबी चल रही होगी और वे बस अगली सुबह काम पर मिल लेंगे। हालांकि चिंता वास्तविक घबराहट में बदल गई जब एंड्रयू अगले दिन अपनी शिफ्ट के लिए नहीं आया। वह किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। सुबह 9 बजे क्लार्क पुलिस से एंड्रयू की तलाश करने का अनुरोध करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। टेलीविजन पर कि स्टोन पार्क में एक घटना की रिपोर्ट की गई, जहां चिकित्सा वस्त्रों में एक व्यक्ति मिला था। वह एंड्रयू बेकबी था। एक आकस्मिक राहगीर ने उसे सुबह 6 बजे पार्किंग लॉट में उसकी खुद की टोयोटा कोरोला के पास देखा था। जांच से पता चला कि विभिन्न दिशाओं से कई गोलियां चलाई गई थीं। आखिरी गोली पीछे से चलाई गई थी, जब एंड्रू पहले से ही जमीन पर पड़ा था। एक सहकर्मी ने तुरंत जांचकर्ताओं से संपर्क किया और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उसके शब्दों के अनुसार खोज ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि वह जानता था कि उसका दोस्त उस शाम किससे मिला था और किसके साथ उसका मुश्किल रिश्ता था। यह शिरली टर्नर थी। सहकर्मी ने इस जोड़े की कहानी विस्तार से बताई, महिला के अजीब व्यवहार का वर्णन किया और एंड्रू की योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। जांचकर्ता इस जानकारी में रुचि रखते थे और तुरंत शिरली से संपर्क किया, जो इस समय कनाडा में अपने गृहनगर में थी। उसने दावा किया कि उसने बीमारी के कारण पूरा दिन आयोवा में बिताया और फिर अपने माता पिता के पास चली गई। हालांकि ये बयान तथ्यों से मेल नहीं खाते थे। ये झात था कि वह एंड्रू से बात करने आई थी और पार्क में मिलने से पहले उसके अपार्टमेंट में रही थी। इस समय तक कानून प्रवर्तन अधिकारी एंड्रू के कई दोस्तों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों से बात कर चुके थे। उन सभी ने शिरली की ओर इशारा किया, जिसके साथ उसकी कठिनाइयां और मतभेद थे। किसी ने उसके स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया। विशेष रूप से एक गवाह का बयान महत्वपूर्ण था, जिसने शाम 6:10 पर इस पार्किंग में दोनों वाहनों को, शर्ली की टोयोटा RAV4 और एंड्रू की कार, देखा था। जांच ने शर्ली पर तुरंत आरोप लगाने की जल्दबाजी नहीं की।
बल्कि विश्वसनीय सबूतों का आधार इकट्ठा करना पसंद किया। 2 हफ्तों में महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए जा सके। सभी तथ्य घटना में उसकी भागीदारी की ओर इशारा करते थे। घटनाओं का उसका संस्करण जल्दी ही बिखर गया। प्रत्यक्षदर्शी, निगरानी वीडियो और मोबाइल लोकेशन डेटा सामने आए। सब कुछ सुबह की शुरुआत में उसके पूर्व प्रेमी के घर के पास उसकी उपस्थिति की पुष्टि करता था, और बाद में पार्क में उसके साथ मुलाकात। इन घटनाओं से कुछ समय पहले महिला ने 22 कैलिबर की पिस्तौल खरीदी थी और एक हथियार प्रशिक्षक से कई घंटे का प्रशिक्षण लिया था। पुलिस के साथ बातचीत में प्रशिक्षक ने एक दिलचस्प विवरण का उल्लेख किया। शर्ली के हथियार में एक तकनीकी विशेषता थी। कभी कभी यह अप्रयुक्त कारतूसों को फायर किए गए खोखों के साथ बाहर निकाल देता था। घटनास्थल पर 5 खोखे और एक अक्षत कारतूस पाया गया, जो प्रशिक्षक द्वारा वर्णित दोष से मेल खाता था। इसके अलावा निशान ठीक इसी कैलिबर के हथियार के उपयोग की ओर इशारा करते थे। जब जांचकर्ताओं ने शर्ली से जांच के लिए पिस्तौल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, तो उसने कहा कि वह इसे नहीं ढूंढ सकती। एंड्रू के अंतिम संस्कार समारोह में शर्ली उपस्थित थी। कई लोगों ने उसके अप्राकृतिक व्यवहार पर ध्यान दिया। वह पूरी सेवा के दौरान प्रदर्शनात्मक रूप से रोती रही। यह उल्लेखनीय था कि हेथर भी समारोह में आई। वह अजीब व्यवहार कर रही शर्ली से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बातचीत के लिए एक पल ढूंढ लिया। वह हेदर को जोर देकर आश्वस्त करने लगी कि एंड्रू के साथ उसका रिश्ता कुछ खास था, कि उनकी भावनाएं अब स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगी और उनका बंधन अद्वितीय था। शर्ली का व्यवहार हेदर को इतना परेशान कर गया कि उसने संपर्क प्रतिबंध के लिए अदालत का आदेश मांगा। दिलचस्प बात यह है कि समारोह के तुरंत बाद शर्ली जल्दबाजी में कनाडा चली गई। परिजनों ने एक विशेष स्मृति समारोह आयोजित करने का फैसला किया और जानबूझकर शर्ली को आमंत्रित किया ताकि उसे यूएसए में लाया जा सके। हालांकि उसने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी अधिकारियों को कनाडाई साथियों के साथ सहयोग स्थापित करना पड़ा। दस्तावेजों में कठिनाइयों के कारण ऐसा सहयोग आमतौर पर लंबा खींच जाता था। इस पूरे समय के दौरान संदिग्ध अपराधी अपना सामान्य जीवन जीती रही। अंततः 12 दिसंबर 2001 को कनाडाई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यूएसए में प्रत्यर्पण का सवाल खुला रहा। इसके लिए और भी औपचारिक बाधाओं को पार करना था। हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी कि वह हिरासत में रहेगी। उसे अगले दिन ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। $75,000 जमा करने के बाद उसे शर्तों के साथ रिहा किया गया। उसे अपना पासपोर्ट सौंपना था और स्थानीय पुलिस स्टेशन में साप्ताहिक रिपोर्ट करनी थी। दिलचस्प बात यह है कि उसके इलाज करने वाले मनोचिकित्सक ने उसकी मदद की, यहां तक कि आवश्यक राशि का एक हिस्सा भी योगदान किया। शर्ली को 8 लोगों के समूह से संपर्क से बचने का निर्देश दिया गया, जिन्होंने उसके खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त की थी। इनमें हेथर और एंड्रयू के माता पिता शामिल थे। शर्ली के अतीत की जांच करते समय जांचकर्ताओं को कई परेशान करने वाले तथ्य मिले। वह 2 बार शादीशुदा थी। अपने पहले पति के साथ उसके 2 बच्चे थे। बाद में उसने एक अन्य पुरुष के साथ संबंध शुरू किया, जो उसका दूसरा पति बना। इस शादी में एक और बच्चा हुआ, लेकिन जोड़ा जल्द ही अलग हो गया। 93 में शेरली एक पड़ोसी के साथ अपार्टमेंट साझा करती थी, जो अपने बच्चों के साथ शेरली के व्यवहार को लेकर गंभीर रूप से चिंतित थी। पड़ोसी के अनुसार शेरली बहुत सख्त थी और दंड के लिए न केवल अपने हाथों का बल्कि वस्तुओं का भी इस्तेमाल करती थी। हालांकि दूसरे पति ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वह एक देखभाल करने वाली मां थी। अंततः जनवरी 94 में मामला बस बंद कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद शर्ली ने बच्चों की कस्टडी उनके पिताओं को सौंप दी और पहले की तरह जीना जारी रखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जांच के दौरान जांचकर्ताओं को शर्ली का एक और पूर्व साथी मिला, जिसने उसके अस्थिर स्वभाव के बारे में बताया। उसके शब्दों के अनुसार एक बार उसने उसे जमीन पर धक्का दे दिया था, लेकिन इसके कोई गंभीर परिणाम नहीं हुए। उनके रिश्ते में अंतिम मोड़ तब आया
जब उसने शिरली को दवाइयां लेने के बाद अपने कमरे में बेहोश पाया। वह गुलाब के पैटर्न वाले अंडरवियर पहने हुई थी। उसके पास कई पत्र थे, जिनमें एक मनोचिकित्सक को लिखा संदेश भी शामिल था। इसमें महिला ने दावा किया कि वह बुरी नहीं है, बस बीमार है। बाद में पता चला कि यह घटना उसकी ओर से एक और जोड़ तोड़ थी। इस पृष्ठभूमि में एंड्रयू के साथ की घटना परेशान करने वाली लगी, लेकिन अनुमानित थी। जमानत जमा करने के तुरंत बाद शर्ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उसने अपनी 4 महीने की गर्भावस्था की घोषणा की। जब एंड्रू के माता पिता केट और डेविड को घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, अपनी बचत इकट्ठी की और आने वाले बच्चे की अभिभावकता के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए कनाडा चले गए। हालांकि अंतिम पुष्टि जन्म के बाद ही संभव थी, वे एंड्रयू की पितृत्व के बारे में आश्वस्त थे। 18 जुलाई 2002 को एक लड़के का जन्म हुआ, जिसे मां ने जयचरी नाम दिया। बाद में डीएनए परीक्षण ने पुष्टि की कि एंड्रयू वास्तव में पिता थे। जब केट और डेविड अस्पताल पहुंचे, शर्ली ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें अपने पोते की एक झलक भी नहीं देने दी। अपनी अन्य संतानों के साथ शर्ली के व्यवहार को देखते हुए एंड्रयू के माता पिता अपने पोते के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। विभिन्न कारणों से शिरली को अमेरिकी अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया बार बार स्थगित की जाती रही। चितापैकबी ने लंबे समय तक अदालत में अपने पोते के लिए मिलने का अधिकार पाने की कोशिश की। रिश्तेदार केवल 1 घंटे की साप्ताहिक मुलाकात ही तय करवा सके। सभी मुलाकातें निगरानी में होनी थीं, जैसे वे कोई खतरा पैदा कर सकते थे। हर मुलाकात से पहले उनकी तलाशी भी ली जाती थी। कठिनाइयों के बावजूद जैकरी वृद्ध जोड़े के लिए वास्तविक सांत्वना बन गया। वे लंबे समय तक माता पिता नहीं बन सके, और जब आखिरकार ऐसा हुआ तो उनकी खुशी बहुत कम समय की थी। नवंबर 2002 के अंत में स्थिति बदलने लगी। शर्ली हिरासत में थी और अमेरिका में प्रत्यर्पण का इंतजार कर रही थी। वह कुछ शर्तों के साथ एंड्रयू के माता पिता को पूर्ण अभिभावकता सौंपने के लिए सहमत हो गई। शर्ली को हर दिन फोन करने की अनुमति थी और उन्होंने जेल में उससे साप्ताहिक मुलाकात करने का वादा किया। दादा दादी ने आश्चर्यजनक समर्पण दिखाया। लंबी दूरी और खराब मौसम के बावजूद उन्होंने एक भी मुलाकात नहीं छोड़ी। वे शिरली की नाराजगी के डर से उसकी सभी मांगों का सावधानीपूर्वक पालन करते थे। जनवरी 2003 में शिरली को रिहा कर दिया गया। पता चला कि उसने अपने मामले के जज से सीधे संपर्क किया था, ताकि यह सलाह ले सके कि वह अपने बच्चे की देखभाल के लिए अमेरिका लौटने तक हिरासत से कैसे बच सकती है। आश्चर्यजनक रूप से जज ने उसकी मदद की और उसे विस्तृत निर्देश भेजे। अजीब बात यह है कि शिरली ने सभी निर्देशों का पालन किया और अपनी आजादी प्राप्त कर ली। उसकी रिहाई के संबंध में केट और डेविड ने फिर से अपने पोते की पूर्ण देखभाल का अधिकार खो दिया। हालांकि उन्हें उसके साथ काफी अधिक समय बिताने की अनुमति दी गई, अब जैविक मां और सामाजिक सेवाओं के प्रतिनिधियों की निगरानी के बिना। पेकबाय परिवार की चिंता के बावजूद जज ने जोर देकर कहा कि चिंता का कोई कारण नहीं है, और यह भी हालांकि शिरली एंड्रू की गायब होने के मामले में मुख्य संदिग्ध थी और अपनी हिरासत के दौरान अस्थिर व्यवहार के संकेत दिखा रही थी, जिसमें एक घटना शामिल थी जहां उसने एक अन्य कैदी को कटलरी से धमकी दी थी। केट और डेविड को अपने बेटे के साथ हुई घटनाओं के कारण शर्ली से गहरी नफरत थी, लेकिन वे जैकरी के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश करते थे। शर्ली ने स्पष्ट रूप से इस स्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। समय के साथ वह उनकी दया का दुरुपयोग करने लगी। वह दिन रात किसी भी समय फोन करती और लगातार पैसों की मांग करती। दंपति को झुकना पड़ा और उस महिला के लिए खाना और अन्य चीजें खरीदनी पड़ी जो काम नहीं करना चाहती थी। बाद में शर्ली ने एंड्रयू के साथ हुई घटना के बारे में बात करना शुरू कर दिया, हालांकि माता पिता इस विषय से बचने की कोशिश करते थे। एक बार मैकडोनाल्ड्स में छोटे के जन्मदिन की पार्टी के दौरान जयचरी दादी केट की तरफ दौड़ा और उसे गले लगा लिया। इससे शिरली में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उसने जोर से कहा कि वह यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि वह उससे ज्यादा किसी और को प्यार करे।
सितंबर 2003 के लिए प्रत्यर्पण की सुनवाई तय की गई, अमेरिका में स्थानांतरण से पहले आखिरी। मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान शर्ली ने एक नए दोस्त से मुलाकात की, लेकिन जब उसे उसके अतीत के बारे में पता चला तो उसने संपर्क तोड़ लिया। शर्ली ने अपनी आदत के अनुसार उसका पीछा करना शुरू कर दिया, उसे धमकियां दी, गर्भवती होने का दावा किया, लगातार फोन किया और नाटकीय स्थितियां पैदा की, लेकिन वह उसकी कार्रवाइयों के प्रति उदासीन रहा। 17 अगस्त को शर्ली ने अपनी दोस्त को फोन किया और अपनी योजनाएं साझा की। वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जैकरी के साथ इस आदमी से मिलने जाना चाहती थी। रास्ते में वह भटक गई और रास्ता पूछने के लिए रुकी। उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया। अगले दिन 18 अगस्त 2003 को शिर्ली से संपर्क टूट गया। उसी दिन समुद्र तट पर आने वालों ने सेंट जॉन्स से 20 मिनट की दूरी पर एक परेशान करने वाली खोज की। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। जल्द ही पता चला कि वे जेचरी और शिर्ली टर्नर थे। चिकित्सा परीक्षण से दवाओं की उच्च मात्रा का पता चला जो शिर्ली को मनोचिकित्सक द्वारा चिंता के इलाज के लिए लिखी गई थीं। वही पदार्थ बच्चे की बोतल में भी पाए गए। एक गवाह ने बताया कि उसने रात 2:30 पर समुद्र तट के पास अजीब आवाजें सुनी जो रोने जैसी लग रही थीं, लेकिन उनका स्रोत पता नहीं लगा सका। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार घटना में बिना पर्चे की दवाओं की भूमिका थी। शर्ली की कार उस युवक के घर के पास मिली जिससे वह शाम को मिलने जा रही थी। उसने वहां अपनी साथ की तस्वीरें छोड़ी और एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने फैसले के लिए उसे दोषी ठहराया। हालांकि जांच से पता चला कि यह एक जोड़ तोड़ की कोशिश थी। जैसा कि बाद में पता चला, उसका गर्भावस्था का दावा भी झूठा था। यह घटना केथ डेविड के लिए सबसे कठिन परीक्षा बन गई। बाद में डेविड ने स्वीकार किया कि वह अपने पोते की चिंता से इतना निराश हो गया था कि उसने शिर्ली के खिलाफ चरम उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया। कनाडाई अधिकारियों की विरोधाभासी कार्रवाइयों ने उसे इतना व्यथित कर दिया था कि वह गंभीरता से कानून को अपने हाथ में लेने के बारे में सोच रहा था। अब वह कड़वाहट से पछता रहा था कि उसने अपनी योजना को अमल में नहीं लाया। तब वह और उसकी पत्नी छोटे की देखभाल कर सकते थे। डेविड ने इस विचार को छोड़ दिया, यह आशा करते हुए कि अंतिम सुनवाई से शर्ली को अमेरिका भेजा जा सकेगा। जब जैकरी के बारे में दुखद खबर आई तो केट और डेविड दुख से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने एक अपरिवर्तनीय निर्णय के बारे में भी सोचा। हालांकि अंततः उन्होंने अपनी ऊर्जा एक अच्छे कारण के लिए लगाने का फैसला किया। ऐसी कहानियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संघर्ष। स्थिति और भी जटिल हो गई क्योंकि कनाडाई अधिकारियों ने दंपति को जेल की धमकी देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने और घटना के बारे में बात करने से मना कर दिया। वकील की चुप रहने की सलाह के बावजूद केट और डेविड ने अपनी कहानी सुनाने के लिए अमेरिकी टेलीविजन पर दिखाई देने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि घटना की मुख्य जिम्मेदारी कनाडाई आपराधिक न्याय प्रणाली की है। सौभाग्य से बैकबी दंपति इस प्रदर्शन के लिए दंड से बच गए और सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने शिर्ली की मनोचिकित्सक के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जिसने उसकी रिहाई के लिए जमानत जमा की थी। समीक्षा में उसके कार्यों को अवैध माना गया और उस पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया। एंड्रू के माता पिता ने जज की भी आलोचना की जिसके फैसले ने शर्ली को रिहा होने की अनुमति दी थी। अक्टूबर 2006 में एक कानूनी सुरक्षा विशेषज्ञ ने 500 पृष्ठों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें घटना को रोकने की संभावना का संकेत दिया गया। इसने कनाडाई कानूनी प्रणाली में बदलाव की शुरुआत की। अक्टूबर 2009 में जैकरी विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। इसने देश के आपराधिक कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। नए कानून ने जजों को गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों को जमानत पर रिहाई से इनकार करने का अधिकार दिया। यह स्वीकार करना आसान नहीं है कि आंतरिक कठिनाइयों को स्वीकार किया जाए, खासकर जब मानसिक स्थिति के संवेदनशील प्रश्न हों। कई लोग मानते हैं कि वे अपनी सभी कठिनाइयों को अकेले केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके दूर कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी स्थिति पहली नजर में दिखने वाली से अधिक जटिल होती है।
ये विशेष रूप से उन मामलों में सच है जहां अनचाहे, परेशान करने वाले विचार और डरावनी कल्पनाएं सामने आती हैं जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है। डेविड क्रेस्पी की कहानी सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में शुरू हुई, जहां वह एक शिक्षित और सम्मानित परिवार में पला बढ़ा। डेविड का करियर पारिवारिक परंपरा से तय था। अपने पिता और भाई की तरह उसने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की। 1983 में भावी वित्तीय विशेषज्ञ ने लेखांकन में विशिष्टता के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके भाई जॉन ने शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की, जो कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। उत्कृष्ट शिक्षा ने डेविड के लिए व्यापक संभावनाएं खोली। उन्हें तुरंत एक स्थानीय बैंक में नियुक्त कर लिया गया। वहां उनका करियर तेजी से विकसित हुआ और जल्द ही उन्होंने वित्त निदेशक का पद संभाला। यह पद उन्होंने 1994 तक संभाला, जब बैंक ने अपना कारोबार बंद कर दिया। उनके करियर का अगला चरण सैक्रामेंटो में एक मॉर्टगेज आरण कंपनी में प्रबंध निदेशक का पद था। इस समय डेविड की पहली शादी से 2 बच्चे, जेसिका और जोश, बड़े हो रहे थे, लेकिन नियति ने उनके लिए एक गंभीर परीक्षा तय की थी। उनकी पहली पत्नी, जिनके प्रति उनकी गहरी भावनाएं थीं, एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसी। बच्चों के साथ अकेले रह गए डेविड ने उनकी परवरिश में खुद को समर्पित कर दिया और उन्हें सभी जरूरी चीजें मुहैया कराने की कोशिश की। यह समय उनके लिए एक महत्वपूर्ण जीवन अनुभव बन गया। लेकिन जल्द ही किस्मत ने डेविड पर मेहरबानी की। उनकी मुलाकात किम्बरली से हुई, जो कॉलेज के दिनों की एक पुरानी परिचित थी। पहले उनके बीच सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन अब उनके बीच रोमांटिक भावनाएं विकसित हुईं। जल्द ही जोड़े ने साथ रहने का फैसला किया और 1994 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली। किम्बरली ने डेविड के बच्चों को अपने बच्चों की तरह स्वीकार किया और उनके लिए एक सच्ची मां बन गई। 1997 में परिवार में छोटे जोश का जन्म हुआ और 4 साल बाद किम्बरली ने अपने पति को 2 प्यारी जुड़वा बेटियां, टेसरा और समंथा दी। इस तरह क्रेस्पी परिवार में 5 बच्चे हो गए, जो दोनों माता पिता के प्यार और देखभाल से घिरे थे। 2001 में डेविड क्रेस्पी की कहानी में एक आशाजनक करियर मोड़ आया, जब उन्हें एक उभरते बैंक से निमंत्रण मिला। नए जीवन का अध्याय परिवार को शार्लट, नॉर्थ कैरोलिना के उपनगर में स्थित सुखद शहर मैथ्यूज में ले आया। 2006 तक 45 वर्षीय डेविड क्लासिक अमेरिकी सफलता के आदर्श को साकार करते प्रतीत होते थे। वाकोविया बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में वे मैथ्यूज के सर्वश्रेष्ठ इलाकों में से एक में एक प्रतिष्ठित 3 मंजिला विला में बस गए। उनकी सड़क शांति और समृद्धि का प्रतीक थी, बिल्कुल वही जगह जो डेविड ने हमेशा अपने परिवार के लिए चाही थी। यहां आरामदायक और सुरक्षित माहौल था, जो बच्चों की परवरिश के लिए आदर्श था। पारिवारिक संबंध सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकसित हुए। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। क्रेस्पी परिवार आदर्श पड़ोसियों का प्रभाव छोड़ता था, जो सकारात्मकता और दयालुता का प्रसार करते थे। उनका गहरा विश्वास स्थानीय चर्च के जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी में दिखाई देता था। जहां डेविड वित्त समिति के सदस्य थे, लेकिन निर्दोष समृद्धि के मुखौटे के पीछे अदृश्य कठिनाइयां छिपी थीं। डेविड युवावस्था से ही मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। बाहर से वे एक सुखद वार्तालाप करने वाले, देखभाल करने वाले पिता और पति बने रहे, अपना काम शानदार ढंग से करते रहे और असाधारण बुद्धिमत्ता और मेहनत दिखाते रहे। लेकिन समय समय पर वे गहरी भावनात्मक उदासी के क्षणों से घिर जाते थे। ये स्थितियां अप्रत्याशित और तीव्र होती और उतनी ही अचानक गायब हो जाती। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उनकी पहली पत्नी लंबी बीमारी के बाद उन्हें छोड़कर चली गई। किम्बरली से मिलने के बाद ही चीजें बदलती हुई प्रतीत हुईं। वह उनका विश्वसनीय सहारा बन गई। दोनों का मानना था कि वे मिलकर सभी बाधाओं को पार कर लेंगे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। मानसिक बेचैनी के पहले संकेत तब दिखाई दिए जब डेविड 20 साल के थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस उम्र के लिए विशिष्ट रोमांटिक निराशाएं और भविष्य की अनिश्चितता अस्थायी उदासी का पर्याप्त कारण लगती थीं। वास्तविकता युवा धारणाओं से अधिक जटिल निकली।
फिर भी डेविड हर काम में सफल रहे और पूरी लगन से काम करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि इस सफलता के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। युवा अवस्था में उन्होंने विशेषज्ञों की मदद लिए बिना अपनी कठिनाइयों से खुद निपटने का फैसला किया। लगभग 20 साल बीत गए और अब बैंक में अपने नेतृत्व पद पर डेविड ने अपनी भावनात्मक गिरावट को बढ़े हुए कार्यभार और जिम्मेदारी से जोड़कर देखा। परिवार उनकी स्थिति से परिचित था। सहकर्मियों ने भी उनके मूड में आवधिक बदलाव देखे। हालांकि डेविड को हमेशा ठीक होने की शक्ति मिल जाती थी। पहली नजर में इससे कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। आसपास के लोग स्थिति को समझते थे। मुश्किल समय में वे देर से आ सकते थे या एक कार्य दिवस छोड़ सकते थे, लेकिन सहकर्मी समझते थे और जरूरत पड़ने पर बीमारी की छुट्टी लेने में मदद करते थे। यह सहानुभूति उचित लगती थी। आखिरकार सामान्य समय में डेविड उत्कृष्ट काम के परिणाम दिखाते थे। स्थिति हर दिन के साथ और भी चिंताजनक मोड़ लेने लगी। एक गहरे धार्मिक कैथोलिक के रूप में अपने पूरे परिवार की तरह डेविड अपनी मान्यताओं के साथ एक गंभीर आत्मिक संघर्ष में था। उनका विश्वास कुछ कार्यों की कड़ी निंदा करता था, लेकिन उनके बारे में विचार उनके दिमाग में अक्सर आने लगे। उपाध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह कई बार निराशा की कगार पर पहुंच गए। ऐसे दिनों में डेविड देहात की ओर जाते और एकांत स्थानों की तलाश करते जहां उदास विचार उन्हें परेशान करते। उनकी पत्नी, जो खतरे को भांप लेती थी, हमेशा ऐसे क्षणों में उनके साथ रहने का रास्ता ढूंढ लेती थी। इन घटनाओं के बाद उस आदमी ने अपने परिवार से दृढ़ वादा किया कि वह अब गायब नहीं होगा और ऐसी प्रवृत्तियों को नहीं मानेगा। लेकिन केवल वादे पर्याप्त नहीं थे। उदासी की आवधिक लहरों ने उन्हें पूरी तरह से विचलित कर दिया और वे इससे निपट नहीं पा रहे थे। दिया गया वचन बाध्यकारी विचारों को दूर करने में मदद नहीं कर रहा था। आंतरिक दबाव और बढ़ गया क्योंकि वह कठिन समय में अपनी भावनाओं को खुले तौर पर नहीं दिखा सकता था। धीरे धीरे उनका मूड बदलने लगा। दूसरे लोगों के बारे में परेशान करने वाली कल्पनाएं सामने आने लगीं। बेचैनी डेविड का स्थायी साथी बन गई। एक दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ एक ट्रैफिक लाइट पर खड़े थे, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा कि वह कार को तेज गति से भीड़ में मोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके विचार से इन लोगों का कोई विशेष महत्व नहीं है। उनकी पत्नी ने इसे अनुचित काला हास्य समझा, उनके इरादों की गंभीरता को समझे बिना। इस समय तक वह पहले से ही लंबे समय से विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित दवाएं ले रहे थे, लेकिन वे राहत देती नहीं दिख रही थीं। मानसिक पीड़ा से स्वतंत्र रूप से लड़ने के प्रयासों ने पैरानॉइड स्थितियों और सामाजिक अलगाव के विकास की ओर ले गए। इस दौरान उन्हें अपनी स्थिति खोने और बर्बाद होने का डर सताने लगा। हर बार वह घटनाओं के सबसे बुरे संभावित विकास की कल्पना करते, जो उनकी स्थिति को और भी बिगाड़ देता। किम्बरली और उनके पति की कहानी वर्णित घटनाओं से बहुत पहले शुरू हुई। 2000 में ही उन्होंने देखा कि उनके पति कठिन भावनात्मक चरणों से गुजर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने उन्हें एक विशेषज्ञ से मिलने के लिए मना लिया। डेविड इलाज शुरू करने के लिए सहमत हो गए और डॉक्टर की सभी सलाहों का सख्ती से पालन किया। कुछ समय बाद निर्धारित दवाओं का एक दुष्प्रभाव सामने आया, वजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन। इससे डेविड परेशान हो गए और उन्होंने इलाज को समायोजित करने के लिए एक विशेषज्ञ से परामर्श करने का फैसला किया। 2006 तक 45 वर्षीय डेविड क्रेस्पी अपने डॉक्टर के नियमित मरीज बन चुके थे। इस समय तक उनकी स्थिति 2 दशकों से अच्छी और बुरी होती रही थी। समय के साथ डेविड ने देखा कि मानसिक बेचैनी के दौर अधिक बार और अधिक तीव्रता से आ रहे थे। ऐसे क्षणों में उन्हें परेशान करने वाले विचारों और बाध्यकारी कल्पनाओं ने घेर लिया। विशेषज्ञ की नियमित देखरेख के बावजूद उन्होंने इन अनुभवों को अपने तक ही रखना पसंद किया, यह उम्मीद करते हुए कि निर्धारित दवाओं की मदद से वे अकेले ही इससे निपट लेंगे। डेविड अपने नियमित जीवन को बहुत महत्व देते थे। उन्हें पता था, अगर डॉक्टर को उनकी स्थिति के बारे में पता चल जाता तो परिणाम गंभीर हो सकते थे। जबरन इलाज, नौकरी खोने का जोखिम और सबसे बुरा, अपने परिवार से अलग होने का खतरा था।
स्थिति इस तथ्य से और जटिल हो गई कि परेशान करने वाले विचार अक्सर उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगे। विशेषज्ञ के साथ अंतिम मुलाकात 19 जनवरी 2006 को हुई। सब कुछ सामान्य रूप से चला। डॉक्टर ने यह मानते हुए कि रोगी को केवल अनिद्रा और चिंता से परेशानी है, नई दवाएं निर्धारित की। वह दवा भी बदल दी गई जो वजन बढ़ने का कारण बन रही थी। विशेषज्ञ ने डेविड के व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा, जो अपनी वास्तविक भावनाओं को कुशलतापूर्वक छिपा रहे थे। शुक्रवार 20 जनवरी 2006 को पूरा क्रेस्पी परिवार घर पर था। किम्बरली अपने पति और 5 साल की जुड़वां बेटियों समंथा और टेसरा के साथ थीं, जिनसे उनके पिता बेहद प्यार करते थे। डेविड ने मानसिक अस्वस्थता के एक और दौर के कारण बीमारी की छुट्टी ले ली थी। लड़कियां जुकाम से उबर रही थीं और इसलिए घर पर थीं। हालांकि अब वे बहुत बेहतर महसूस कर रही थीं। दिन सामान्य रूप से शुरू हुआ, कोई बदलाव का संकेत नहीं था। सुबह 11:30 पर डेविड को अपनी मां का फोन आया, रोज की नियमित जांच। चूंकि वह उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानती थीं, वह नियमित रूप से अपने बेटे की भलाई के बारे में पूछताछ करती थीं। उनकी बातचीत लगभग 15 मिनट चली, जिसमें डेविड ने अपनी मां को आश्वस्त किया कि वह ठीक है। इस समय 3 बड़े बच्चे, 17 वर्षीय जेसिका, 14 वर्षीय डायलन और 9 वर्षीय जोश, स्कूल में थे। उनकी पत्नी किम्बरली अपने पति की कठिन स्थिति से अवगत थी, लेकिन बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था। 12:15 पर वह ब्यूटी सैलून चली गई और जुड़वां बच्चियों को उनके पिता की देखरेख में छोड़ दिया। लड़कियां अभी अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर रही थीं। किम्बरली बच्चों की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त थी। आखिरकार डेविड ने हमेशा उनके प्रति सच्ची देखभाल दिखाई थी। खाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर कंप्यूटर पर काम किया और फिर अपनी बेटियों के साथ समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने छुपन छुपाई खेलने का प्रस्ताव रखा। लड़कियां खुशी से सहमत हो गईं और घर में अलग अलग दिशाओं में भाग गईं। डेविड पहले रसोई में गए, जहां उन्होंने जुड़वा बच्चियों की तलाश शुरू करने से पहले कुछ रसोई के उपकरण बाहर रखे। सबसे पहले उन्होंने समंथा को ढूंढ लिया। लड़की खुशी से हंस रही थी, अपने पिता के दिमाग में चल रहे भारी विचारों से अनजान। वह बच्ची को चुपचाप रसोई में ले गए और खेल समाप्त कर दिया। जो फिर हुआ, उसने इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। टेसरा ने अजीब आवाजें सुनी, अपने छिपने की जगह से बाहर निकली और अनजाने में घटना की गवाह बन गई। अपनी कम उम्र के बावजूद वह समझ गई, कुछ भयानक हुआ था। खुद को बचाने के प्रयास में वह पहली मंजिल पर छिप गई, लेकिन पिता ने अपना रास्ता जारी रखा। उन्होंने दूसरी बेटी को जल्द ही माता पिता के बेडरूम के बाथरूम में पा लिया। टेसरा ने आंसुओं में रुकने की विनती की, लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिला। घटनाएं तेजी से और अनियंत्रित रूप से विकसित हुईं। इसके बाद डेविड ने गायब होने की योजना बनाई। उन्होंने पुल तक के रास्ते के बारे में भी सोचा, लेकिन कुछ ने उन्हें रोक लिया। इसके बजाय उन्होंने खुद को व्यवस्थित किया और 911 डायल किया। शांत आवाज में उन्होंने घटना की सूचना दी। उनकी भाषा स्पष्ट और तर्क संगत थी। उन्होंने सभी आवश्यक संपर्कों का उल्लेख किया, जिसमें उनकी पत्नी का नंबर और उसका स्थान शामिल था। उनके व्यवहार में कोई असामान्यता नहीं दिखी। एकमात्र चीज जिसके लिए उन्होंने अनुरोध किया, जल्दी करने का, जिसमें उन्होंने अपनी आगे की योजनाओं का संकेत दिया। आपातकालीन कॉल के बाद डिस्पैचर ने तुरंत गश्ती अधिकारियों को बताए गए पते पर भेजा। क्रेस्पी परिवार का शानदार विला मैथ्यूज के उच्च वर्गीय क्षेत्र में क्रीक पॉइंट ड्राइव पर स्थित था। इसका मूल्य $1 मिलियन के करीब था। इस समृद्ध स्थान के लिए घटना अविश्वसनीय लगी, जहां कभी कुछ गैर कानूनी नहीं हुआ था। पहुंचे अधिकारियों को एक आदमी मिला जो शांति से घर के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी उस समय ब्यूटी सैलून में थी। उसने स्वेच्छा से कानून प्रवर्तकों को आत्मसमर्पण कर दिया। जब उसकी पत्नी 1:20 पर लौटी, तो उसने घर के सामने पुलिस की गाड़ियां देखीं। जब उसे पुलिस की उपस्थिति का वास्तविक कारण पता चला, तो वह गहरे सदमे में चली गई। किम्बरली को अपने पति का अजीब वाक्य याद आया, अंधकार हम सभी के लिए निर्धारित है,
डेविड को हिरासत में ले लिया गया। उनकी स्थिति के कारण उन्हें निरंतर निगरानी में रखा गया। उन्हें विशेष सुरक्षा कपड़े दिए गए और सभी संभावित खतरनाक वस्तुएं हटा दी गईं। जाने माने और धनी व्यक्ति की कहानी ने समाज को हिलाकर रख दिया। नॉर्थ कैरोलिना के कानूनों के अनुसार उन्हें कठोरतम सजा का सामना करना पड़ सकता था। जुलाई 2006 के मध्य में अभियोजन पक्ष के साथ संभावित सौदे की जानकारी सामने आई। माना जा रहा था कि अगर डेविड विशेष रूप से गंभीर अपराध में अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं तो अभियोजन पक्ष अधिकतम सजा पर जोर नहीं देगा। समझौते के अनुसार उन्हें जल्दी रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा मिल सकती थी। जनता ने दो युवा आत्माओं की किस्मत को देखते हुए इस सजा को बहुत हल्का माना। पूछताछ के दौरान डेविड ने अवसाद और डॉक्टर द्वारा निर्धारित नई दवा के प्रभाव का हवाला दिया। बाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अभियोजक ने सजा पर चर्चा करने से इनकार कर दिया, ने जनता की प्रतिक्रिया को और बढ़ा दिया। स्थिति तेजी से विरोधाभासी होती जा रही थी। मीडिया सनसनीखेज शीर्षकों और अविश्वसनीय सिद्धांतों से भरा हुआ था। साथ ही बचाव पक्ष ने दावा किया कि आगामी सुनवाई में अभियोजन पक्ष अधिकतम सजा की मांग नहीं करने का इरादा रखता है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में डेविड बार बार अपनी मानसिक स्थिति पर लौटते रहे, जो उनके अनुसार त्रासद घटनाओं का कारण बनी। उन्होंने गहरे मानसिक तनाव के साथ अपने वर्षों के संघर्ष का विस्तार से वर्णन किया और स्वीकार किया कि पिछले महीनों में उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ गई थी। एक बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में डेविड लगातार तनाव में थे, क्योंकि वह इस पद को खोने से डरते थे। उन्हें वित्तीय बर्बादी और पारिवारिक खुशी के विनाश के बारे में बाध्यकारी विचारों ने सताया। अपने बच्चों और पत्नी के भविष्य की चिंता धीरे धीरे एक अजेय घबराहट में बदल गई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उन्होंने आवाजें सुनना शुरू कर दिया, जो उन्हें बता रही थीं कि कोई रास्ता नहीं है और भविष्य निराशाजनक रूप से नष्ट हो चुका है। ये आवाजें उन्हें जुड़वा बच्चियों के प्रति अपरिवर्तनीय कार्यों के लिए मजबूर कर रही थीं। उनके भ्रमित मन में एक अजीब विचार विकसित हुआ कि जुड़वा बच्चियां उनकी भावनात्मक स्थिति को साझा करती हैं, इसलिए उनका मानना था वे किंडरगार्टन जाने से मना कर रही थीं। धीरे धीरे उनके दिमाग में यह बेतुका विचार मजबूत होता गया कि बच्चों के प्रति कुछ विशेष कार्य इन कष्टदायक अनुभवों को किसी तरह समाप्त कर देंगे। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि परिणाम और भी गंभीर हो सकते थे यदि उनकी पत्नी और अन्य बच्चे घर पर होते। आश्चर्यजनक रूप से किम्बरली ने अपने पति को माफ करने की शक्ति पाई। वह मृत्युदंड के खिलाफ बोली, जिसे उन्होंने अत्यधिक माना। अपने गहरे दुख के बावजूद महिला ने पत्रकारों से कई बार कहा कि कठोरतम सजा भी 20 जनवरी की घटना को नहीं बदल सकती। उनके शब्दों में डेविड के अस्तित्व का अंत परिवार के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा होती। किम्बरली ने यहां तक की राहत व्यक्त की कि उनके पति ने अधिकारियों के आने का इंतजार किया। वह दृढ़ता से मानती थी कि उनका कार्य एक गंभीर मानसिक विकार का परिणाम था। पत्नी ने उनकी स्थिति को मानसिक पीड़ा और वास्तविकता की विकृत धारणा के जटिल संयोजन के रूप में वर्णित किया। किम्बरली ने अपने पति के मानसिक स्वास्थ्य की संभावित बहाली की आशा बनाए रखी और विश्वास किया कि वह एक प्यार करने वाले और शांत व्यक्ति के रूप में अपनी पूर्व स्थिति में लौट सकते हैं। वह मानती थी कि डेविड का जीवन अपना मूल्य बनाए रखेगा, भले ही उन्हें इसे कारावास में बिताना पड़े। सजा के फैसले पर अनिश्चितता बनी रही। 2 पीड़ितों वाली घटना की गंभीरता के बावजूद अभियोजक ने आरोपी की पुष्टि की गई अस्थिर मानसिक स्थिति के कारण चरम उपायों पर जोर नहीं दिया। ये सभी 12 जूरी सदस्यों को विश्वास दिलाने की प्रक्रिया को काफी कठिन बना सकता था। जांच से लगातार नई परिस्थितियां सामने आ रही थीं। वकीलों ने बचाव की सावधानीपूर्वक तैयारी की और डेविड के 20 साल से अधिक लंबे मानसिक बीमारी के इतिहास पर भरोसा किया। घटना से पहले उन्होंने हमेशा कानून का पालन किया था, एक आदर्श पिता और सम्मानित नागरिक थे। उनकी पत्नी किम्बरली और रिश्तेदारों ने पुष्टि की। उन्होंने कभी आक्रामकता नहीं दिखाई और पत्नी और बच्चों की देखभाल की। बचाव पक्ष का तर्क था कि 20 जनवरी को एक गंभीर मानसिक विघटन हुआ
जिसके अपरिवर्तनीय परिणाम हुए। डेविड के परिजनों ने एकजुट होकर घटना के समय उनकी बदली हुई चेतना की स्थिति की गवाही दी। किम्बरली ने सुनवाई में अपने पति के समर्थन में भाग लिया। उन्होंने बताया कि कैसे वह वर्षों तक अपनी मानसिक बीमारी से लड़े और इसमें सफल रहे। परिवार ने विशेषज्ञों से संपर्क किया, सभी सिफारिशों का पालन किया और निर्धारित दवाएं लीं। हालांकि महिला के अनुसार निर्धारित इलाज पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं निकला। एक नए मनोचिकित्सीय मूल्यांकन ने अधिक गंभीर विचलन का पता लगाया। सामान्य अवसाद और चिंता के बजाय मनोविकृत अवसाद और द्विध्रुवी विकार के लक्षण पाए गए। यह स्पष्ट हो गया कि पहले से निर्धारित दवाएं रोगी की वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं थीं, हालांकि उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ माना गया था। घटना से कुछ साल पहले डेविड में कैंसर का निदान किया गया था। इलाज सफल रहा। घटना के दिन उन्हें एक नियमित जांच के लिए जाना था। बचाव पक्ष ने आरोपी द्वारा 3 दवाओं के सेवन के चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत किए, अवसाद के विरुद्ध, चिंता के लिए और नींद के नियमन के लिए। एंटीडिप्रेसेंट के दुष्प्रभावों के कारण 20 किलोग्राम से अधिक वजन बढ़ने और सांस की तकलीफ, डेविड ने इसका आगे सेवन करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने एक वैकल्पिक दवा निर्धारित की। यह जनवरी में हुआ। नई दवा ने नींद की समस्या को हल नहीं किया और रोगी ने फिर से मदद मांगी। फिर, जैसा कि वकीलों का मानना है, एक विनाशकारी निर्णय लिया गया। घटना से एक दिन पहले चिकित्सा रिकॉर्ड के अनुसार डॉक्टर ने पिछली शांत करने वाली और नींद की दवाओं को बंद कर दिया और उन्हें एक नई नींद की दवा से बदल दिया। इसके बाद डेविड के अनुसार उनकी स्थिति में नाटकीय बदलाव आया, जिससे उनकी निर्णय क्षमता खो गई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना से एक दिन पहले डेविड की स्थिति ने गंभीर चिंता पैदा की। उनका व्यवहार अजीब लग रहा था और उनका मूड अप्रत्याशित रूप से बदल रहा था। आदमी परिवार के वित्तीय पतन के बारे में बाध्यकारी विचारों से परेशान था। हालांकि जिस बैंक में वह काम करता था, उसका प्रबंधन उनके व्यावसायिकता की बहुत सराहना करता था। डेविड का करियर दोष रहित था और उनके करियर के बारे में चिंता का कोई कारण नहीं था। उनकी वित्तीय स्थिति उन्हें हर परिस्थिति में परिवार का ध्यान रखने की अनुमति देती थी। लेकिन उनकी अस्थिर मानसिक स्थिति ने उन्हें सभी, यहां तक कि सबसे निराधार डर के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया। सत्र में डेविड ने स्वीकार किया कि वह अपना वार्षिक बोनस न पाने के विचार से ग्रसित थे। पिछले साल उन्हें $45,000 का भुगतान किया गया था, लेकिन अब यह पैसा उन्हें अप्राप्य लग रहा था। जैसा कि बाद में पता चला, यह आशंकाएं केवल उनकी कल्पना की उपज थीं। 63 दिन के कुछ हफ्तों बाद परिवार को पता चला कि बैंक ने डेविड को उनके पूरे कार्यकाल का सबसे बड़ा बोनस मंजूर किया था। यह बचाव पक्ष की स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण तर्क बन गया। आदमी की स्थिति उसे वास्तविकता का उचित मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं दे रही थी। अदालती कार्यवाही के दौरान किम्बरली ने अपने पति को अकेला नहीं छोड़ा। हर हफ्ते वह बच्चों के साथ जेल के चिकित्सा विभाग का दौरा करती थी, जहां डेविड था। उन्होंने बार बार अपने सच्चे प्यार और उन पर विश्वास की बात की, यह विश्वास करते हुए कि समय के साथ इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। किम्बरली के लिए डेविड हमेशा एक दयालु और देखभाल करने वाला इंसान रहा। उनका मानना था कि केवल गलत चुना गया इलाज ही घटना और उन पीड़ाओं का कारण बना जो उनके पति को दशकों तक सहनी पड़ी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने, जो उस जनवरी की सुबह क्रेस्पी परिवार के घर पहुंचे, बाद में स्वीकार किया कि यह उनके करियर का सबसे कठिन अनुभव था। घटना की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। खासकर किम्बरली पर यह सबसे ज्यादा असर पड़ा, जो ब्यूटी सैलून से लौटी और घर के सामने पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों को देखा जो उनकी बेटियों की देखभाल कर रहे थे। डेविड के परेशान करने वाले विचारों की कहानी की गहरी जड़ें थीं। लंबे समय तक वह चिकित्सीय निगरानी में रहे और निर्धारित दवाएं लेते रहे। मूल उपचार ने उन्हें परेशान करने वाले विचारों से निपटने में मदद की, लेकिन थेरेपी योजना के समायोजन के बाद स्थिति बिगड़ गई। इस मामले की जांच करने वाले विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ दवाएं एक दूसरे के साथ असंगत थीं, जिससे स्थिति में काफी गिरावट आई।
डेविड ने बाद में स्वीकार किया कि पहली चेतावनी के संकेत तब आए जब उनकी जुड़वा बेटियां 3 साल की थीं। एक दिन पिछवाड़े में लड़कियों के साथ टहलते समय वह एक रसोई का उपकरण ले गए, लेकिन खुद को रोक सके। उस क्षण में उन्होंने खुद को यह मानने में सफलता पाई कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, खासकर परिवार की वित्तीय स्थिति। इस घटना के बाद डेविड ने एक डॉक्टर से मुलाकात की, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताई और केवल दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक विचारों का संकेत दिया। सबसे ज्यादा डेविड को अपने बच्चों से संपर्क खोने और अपने परिवार के बिखरने का डर था, जो उनके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण था। संभवतः डॉक्टरों के साथ संवाद में अपूर्णता ने उनकी स्थिति के गलत मूल्यांकन की ओर ले गया। परामर्श के बाद उन्हें एक नया दवा समूह निर्धारित किया गया, जिसका दुष्प्रभाव वजन बढ़ना था। परिवर्तनों से चिंतित होकर डेविड थेरेपी को ऐसी थेरेपी से बदलना चाहते थे जिसके ऐसे परिणाम न हों। उन्होंने स्वीकार किया कि कई वर्षों तक परिवार के संबंध में समय समय पर परेशान करने वाली घटनाएं हुईं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे स्थिति को नियंत्रण में रख सकते हैं। आदमी को विश्वास था कि वह कभी भी अपने बाध्यकारी विचारों को वास्तविकता में नहीं बदलेगा। डेविड के कथन के अनुसार उस सुबह जब उनकी पत्नी ब्यूटी सैलून चली गईं, तो वह कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। अचानक उनके दिमाग में अपनी बेटियों के बारे में एक गहरा विचार आया। उस समय उन्होंने सोचा कि सभी समस्याएं महत्वहीन हो जाएंगी, क्योंकि देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचेगा। आज वह पहचानते हैं कि उनकी अस्थिर स्थिति सब कुछ का कारण थी, लेकिन उस क्षण में उनके मन में जुड़वा बच्चियों के संबंध में एक निर्णय पहले ही बन चुका था। जांचकर्ताओं के साथ पहली बातचीत में डेविड आत्मविश्वास से पेश आए और बिना हिचकिचाहट के जवाब दिए। उनके विचार चिंताजनक रूप से शांत लग रहे थे, लेकिन एक बंद सुविधा में पेशेवर सहायता प्राप्त करने के बाद स्थिति मौलिक रूप से बदल गई। तभी डेविड को अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी अपने परेशान करने वाले विचारों को दूसरों के साथ साझा नहीं किया था। यहां तक कि जब कार चलाते समय उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बाध्यकारी विचार आते थे, तब भी वे इसे अपने तक ही सीमित रखते थे। उनकी पत्नी किम्बरली को अंदाजा नहीं था कि उनके पति की स्थिति कितनी गंभीर थी। इलाज करने वाले डॉक्टर को घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उन्होंने इसका कारण बताया कि रोगी ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी, जिससे उनकी स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन असंभव था। विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि हर दवा व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है, जिनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जेल में डेविड को मिली पेशेवर सहायता और थेरेपी ने उनकी स्थिति पर स्पष्ट प्रभाव डाला। प्रारंभिक सुनवाई में उन्होंने अपने कार्यों की जिम्मेदारी की पूरी समझ दिखाई और खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं की। चिकित्सा विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि उनकी स्थिति अब स्थिर है और वे अदालती कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। डेविड के परिजन घटना से स्तब्ध थे। उनके पिता ने अपने बेटे को घटना से 1 सप्ताह पहले देखा था। तब वह पूरी तरह से सामान्य दिख रहे थे और आगामी घटनाओं का कोई संकेत नहीं था। जुलाई 2006 के अंत में एक सनसनीखेज मामले की अदालती सुनवाई हुई, जो एक त्रासद घटना से जुड़ी थी। आरोपी ने न्याय व्यवस्था के साथ एक समझौते पर सहमति जताई और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने मामले में अपना रुख नरम कर दिया, जिससे किम्बरली, उनकी पत्नी को कुछ राहत मिली। इस फैसले ने एक तीखी सार्वजनिक बहस छेड़ दी, जिसने लोगों को 2 खेमों में बांट दिया। समाज का एक हिस्सा अधिकतम सजा पर जोर दे रहा था। छोटी अवधि के बावजूद मुकदमा अत्यंत तनावपूर्ण माहौल में चला। डेविड के परिजन अपनी भावनाओं को नहीं रोक सके और खुद उन्होंने भी अपने कार्यों की गंभीरता को समझने के बाद खुली पश्चाताप व्यक्त किया और कहा कि यह एहसास हमेशा उनके साथ रहेगा। यहां तक कि अनुभवी जांचकर्ता, जो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे, इन घटनाओं की याद में अपनी भावनाओं से जूझ रहे थे। सुनवाई के परिणाम स्वरूप अदालत ने व्यक्ति को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जल्दी रिहाई की संभावना के बिना। यह मामला जनता में अभी भी कई सवाल उठाता है। विशेष रूप से इस संस्करण पर चर्चा की जाती है कि क्या डेविड उस क्षण में वास्तव में होश में नहीं थे।
एक अनियंत्रित मनोविकृत एपिसोड के बारे में उनके बयानों पर संदेह किया जाता है, क्योंकि उस दिन वे सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे थे। वे अपनी मां और पत्नी से बातचीत कर रहे थे, काम कर रहे थे और अस्थिरता के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। उल्लेखनीय है कि त्रासदी ठीक तब हुई जब उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। उनके बाद के कार्यों का क्रम पूरी तरह से सचेत प्रतीत होता था। उन्होंने खुद को व्यवस्थित किया, एम्बुलेंस को बुलाया और स्वीकारोक्ति की। वर्तमान में डेविड नॉर्थ कैरोलिना की एक जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, जबकि किम्बरली कुछ दवाओं के सेवन के संभावित गंभीर परिणामों के बारे में समाज को जागरूक करने में लगी हुई हैं।